बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स है हमारा मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी का ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है। इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें, फिर इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये बड़ी यूनिक किस्म की वीडियोज़ हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरनेट के ऊपर बहुत ही कम अवेलेबल है। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होती है और स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसके साथ साथ कुछ और डेफिनेशंस हैं तो वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्फेरिकल ट्राइंगल को समझाने से पहले मुझे बताना होगा कि व्हाट इज़ स्फेरिकल एंगल। तो स्फेरिकल एंगल समझते हैं। स्फेरिकल एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 ग्रेट सर्कल इज डिफाइंड टू बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन। तो सपोज कीजिए कि ये है आपके पास एक ग्रेट सर्कल और ये है आपके पास सेकंड ग्रेट सर्कल, और इन दोनों ग्रेट सर्कल्स के दरमियान आप इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसकी एक अप्रोच तो ये है कि इन दोनों के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है जी। तो आपने इसके ऊपर इस पर्पल वाले ग्रेट सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की और आप इस ग्रीन सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की। तो इन टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एंगल। ठीक है जी, दोबारा पढ़ते हैं। स्फेरिकल एंगल बिटवीन 2 ग्रेट सर्कल इज डिफाइंड टू बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, ग्रेट सर्कल्स जो होते हैं वो बेसिकली टर्मिनल ऑफ डायमीटर के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो इनके दरमियान जो भी एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एंगल। अब ऑफ कोर्स इस तरह टेंजेंट के थ्रू इस स्फेरिकल एंगल को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेंटर है। हम कहते हैं कि सेंटर से हमारे पास जो है वो एक ग्रेट सर्कल पास हो रहा है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जो है वो ग्रेट सर्कल्स जो है जिनके दरमियान आपने एंगल स्फेरिकल एंगल फाइंड आउट करना है, वो देखते हैं कि वो उसको इस ग्रेट सर्कल को जो इसके सेंटर से पास होता है, इस ग्रेट सर्कल को ए और बी पर कट कर रहा है। ठीक है जी। तो आप इस सेंटर से ये जो एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके सेंटर से ये एंगल जो आप निकाल रहे हैं, एक्चुअली ये भी आपका इस थीटा के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इस एंगल स्फेरिकल एंगल को निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेंटर से आप ग्रेट सर्कल आर्क पर जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं वो भी बेसिकली स्फेरिकल एंगल कहलाता है। इट इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ग्रेट सर्कल। ये ग्रेट सर्कल्स 2 डिफरेंट प्लेन्स हैं, इनके दरमियान एंगल होता है। नंबर 2 इसकी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ड्रॉ अ ग्रेट सर्कल थ्रू एक्सिस पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है इसका, इस एक्सिस पी क्यू से आपने ग्रेट सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। द ग्रेट सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ग्रेट सर्कल एट ए एंड बी। तो एक ग्रेट सर्कल के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है ए और बी के ऊपर। तो इट मीन्स कि जो एंगल ए और बी है, ए और बी, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एंगल, और ये एंगल एग्जैक्टली इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि जो स्फेरिकल एंगल होगा वो स्फेरिकल एंगल 2 ग्रेट सर्कल्स का जो स्फेरिकल एंगल है वो हमेशा सेंटर ऑफ स्फेयर से फाइंड आउट किया जाएगा। फिर उसके बाद इसकी एक और पॉइंट है इसमें कि स्फेरिकल एंगल इज़ नॉट डिफाइंड बाय स्मॉल सर्कल। जो स्फेरिकल एंगल है वो बेसिकली ग्रेट सर्कल के लिए ही होगा। ठीक है। तो आपने स्मॉल सर्कल्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, क्योंकि हम ज़्यादातर काम यहाँ पर ग्रेट सर्कल से ही कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो स्फेरिकल एंगल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके लिए हमने इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर तैयार की हैं। वो कहलाती है स्फेरिकल ट्राइंगल। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम उन शेप्स को स्टडी करते हैं जो स्फेयर के ऊपर फॉर्म होती हैं, और उसमें से एक शेप होती है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। यानी किसी स्फेयर के ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए ग्रेट सर्कल आर्क से इंपॉर्टेंट ग्रेट सर्कल आर्क से अगर ज्वाइन किया जाए तो उससे जो शेप बनती है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट ऑन अ स्फेयर बाय ग्रेट सर्कल इज कॉल्ड स्फेरिकल ट्राइंगल। अब सपोज कीजिए कि ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, ये किसी स्फेयर के ऊपर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इनको सॉरी ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर दिया जाए, ये सब ग्रेट सर्कल आर्क है, मींस कि ये तमाम की तमाम आर्क जो है वो सेंटर से पास होती हैं, यानी सेंटर ऑफ स्फेयर से पास होती हैं। अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो जो शेप आपके पास बनती है वो शेप आपके पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल बनती है।
टू मेक एट अ यूनिक रिस्ट्रिक्ट दैट ईच साइड इज़ लेस देन 180 डिग्री। इस बात को आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 180 डिग्री से लेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ए और सी एक ग्रेट सर्कल आर्क है, तो क्या ये ग्रेट सर्कल आर्क इस तरीके से फॉर्म नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन जैसा कि ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि बाय कन्वेंशन हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो लीनियर मेजर है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने वो कंसिडर करना है। तो ए और बी के दरमियान एक ग्रेट सर्कल आर्क जो होती है वो लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी मैं ग्रेट सर्कल की बात करूंगा तो इट मीन्स कि आप ये कहेंगे कि ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 180 डिग्री से लेस नहीं हो सकते, यानी 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकते। इसको हमेशा 180 डिग्री से लेस होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर ये 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल तो 360 है, मिसाल के तौर पर इसकी ऑफकोर्स 180 डिग्री से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ग्रेट सर्कल आर्क की जो कंडीशन है वो ये कि उसको लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस स्फेरिकल ट्राइंगल में पहली बात तो ये आपको समझ आ गई कि एक स्फेयर के ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन किया जाए तो शेप बनती है, उसे स्फेरिकल ट्राइंगल कहते हैं। और वो जो ट्राइंगल की हर साइड है वो 180 डिग्री से लेस होनी चाहिए। तो और दूसरी बात, इस ट्राइंगल के अब 6 एलिमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ए के सामने वाले साइड स्मॉल ए कहलाती है, ये भी आपको पता है कि ए के सामने वाली स्मॉल ए, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। और तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये इसके एंगल्स होते हैं, और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली इसके साइड है। तो अगर 3 स्फेरिकल एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया जाए और 3 उसके साइड्स फाइंड आउट कर ली जाए तो इस स्फेरिकल ट्राइंगल्स को डिटेल के साथ डिटरमिन किया सकता है। तो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, 3 स्फेरिकल एंगल्स और 3 साइड, और ये तमाम की तमाम डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल की। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी एलिमेंट इज लेस देन 180 डिग्री स्ट्रिक्टली। ये बात हमारी तय हो गई कि एलिमेंट अगर लेस देन 180 डिग्री होगा तो वो जो ग्रेट सर्कल की जियोडेसिक वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी, और अगर ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो वो जियोडेसिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ ही आपने लेना होता है, उसी को हम ग्रेट सर्कल आर्क कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कोई भी 180 डिग्री से ग्रेटर, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ग्रेट सर्कल है ये आपके पास ऐसे कर घूम कर यहाँ पर आ रही हो। ठीक है जी, इसे शॉर्टेस्ट लेना हो। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती थी? वो होती थी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो एक ट्राइंगल की जो प्लेन ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है वो यहाँ पर होल्ड करता है कि अगर आप 2 साइड्स को सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ़ 2 साइड्स आर अनइक्वल एंगल फेसिंग द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल फेसिंग द स्मॉलर साइड। अब ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी उस वक्त यूज़ होती है जब हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हो, यानी स्फेरिकल ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते हैं और इसको कम्प्लीटली डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इफ़ 2 साइड्स आर अनइक्वल, अगर 2 साइड आपके पास, मिसाल के तौर पर ये जो 2 साइड्स हैं फॉर एग्जांपल अनइक्वल होती हैं, तो इस अनइक्वल साइज में जो एंगल फेस कर रहा है ये अगर स्मॉल साइज़ है तो ये एंगल भी स्मॉल होगा उसका क्रॉसपॉन्डिंग, और अगर ये ग्रेटर साइज है उसका एंगल भी क्रॉसपॉन्डिंगली ग्रेटर होगा। तो यही बात आपसे कह रहे हैं कि इफ़ 2 साइड्स आर अनइक्वल एंगल फेसिंग लॉन्गर साइज इज़ ग्रेटर, एंगल फेसिंग स्मॉलर साइज इज़ लेस। तो जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है द सम ऑफ 3 स्फेरिकल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सम ऑफ, ये कंपलसरी है कि सम ऑफ 3 स्फेरिकल एंगल जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे कि आप मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक मैं एग्जांपल, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो एक डायग्राम आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। चले बल्कि मैं आपको एक रफली एक स्केच कर लेता हूँ कि ये मिसाल के तौर पर एक पॉइंट आपके पास ये है, मान लें कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर आप इन तीनों को ऐसे कर ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास बन गई एक स्फेरिकल ट्राइंगल, और इन तीनों का एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये साइड भी 90 है, ये साइड भी 90, ये साइड भी 90 है। तो 90 + 90 + 90 ये कितना हो गया आपके पास? 270। तो इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ 3 स्फेरिकल एंगल इज ऑलवेज स्फेरिकल एंगल, ये या आप इसे कह सकते हैं ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल स्फेरिकल एंगल्स कहलाते हैं ना। तो ये जो
सम ऑफ थ्री स्फेरिकल एंगल्स हैं, ये हमेशा जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होंगे। 180 डिग्री को हम कहते हैं टू राइट एंगल, और ये हमेशा 540 से लेस होंगे। 540 से लेस होने का मतलब ये है कि 90 मल्टीप्लाई बाई 6 तो वो 540 बनता है। तो मैक्सिमम एक स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर जो है, एक स्फेरिकल ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, उसमें जो आपके राइट एंगल हो सकते हैं वो मिनिमम 2 राइट एंगल हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 राइट एंगल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका जो रिज़ल्ट है, जो स्फेरिकल एंगल है वो बेसिकली 180 डिग्री और 540 के दरमियान, यानी 2 राइट एंगल और 6 राइट एंगल के दरमियान होता है। ठीक है जी। इन केस अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि इफ़ टू साइड ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल आर अनइक्वल द ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो अनइक्वल एंड कन्वर्सली। तो अगर आपके पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है और सपोज़ कीजिए ये स्फेरिकल ट्राइंगल है और आपसे कहते हैं कि इफ़ टू साइड, ये दो जो साइड्स हैं ये अनइक्वल हैं, तो याद रखना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी अनइक्वल होंगे। ये बिल्कुल इस तरह की प्रॉपर्टी है जैसे कि प्लेन ट्राइंगल में इस्तेमाल होती है एंड कन्वर्सली। हम एक थ्योरम भी प्रूव करते थे। तो फिर से पढ़ते हैं, इफ़ टू साइड ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल आर अनइक्वल, ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अच्छा मैंने इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो दो अगर एंगल साइड्स अगर इक्वल है, मिसाल के तौर पर आपसे कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स कि ये भी 70 डिग्री होगी और ये भी 90 डिग्री होगी। ठीक है जी। एंड कन्वर्सली हम इसी बात को रिवर्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ टू साइड ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे। अब एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन को कहते हैं स्फेरिकल एक्सिस। ये स्फेरिकल एक्सिस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? स्फेरिकल एक्सिस को एक तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्फेरिकल एंगल ये सम ऑफ स्फेरिकल एंगल -180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी -180 डिग्री इज कॉल्ड स्फेरिकल एक्सिस डिनोटेड बाय ई, और इसको जो है हम रेडियंस में मेजर करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्फेरिकल एंगल। ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ है कि जब आप प्लेन ट्राइंगल के अंदर एक हीरोज़ फार्मूला पढ़ते थे, S इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वहाँ पर जो काम करते थे वही काम ये स्फेरिकल एक्सिस कर रहा है। तो स्फेरिकल एक्सिस बेसिकली सम ऑफ स्फेरिकल एंगल -180 डिग्री को हम कहते हैं स्फेरिकल एक्सिस। तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। अच्छा जी, इसकी फिर हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपसे कहते हैं कि एरिया ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल इज़ ER स्क्वायर। तो स्फेरिकल एक्सिस को अगर उस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो R का जो रेडियस है वो बेसिकली जो है वो रेडियन में होना चाहिए, और ये भी कह सकते हैं कि R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ स्फेयर अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल इज़ ER स्क्वायर। ER स्क्वायर होता है स्फेरिक, यानी R को अभी मैं निकाल कर भी दिखाता हूँ। तो स्फेरिकल एक्सिस को अगर उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बेसिकली आपको जो है उस स्फेयर के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका स्क्वायर कर लिया जाए, तो आपको जो है वो एरिया ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर है 7, और इसमें आपसे कहते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल एग्जिस्ट बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है, क्योंकि मैंने कहा कि शायद आप भूल गए होंगे, तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिनके सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन प्रपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ठीक है, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। एक छोटी ट्राइंगल हो, एक बड़ी ट्राइंगल हो। और ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? इफ़ इन एडिशन टू दिस देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि सिमिलर ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि इनके ये तो एंगल्स तो सेम होंगे, बट इनकी साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे की प्रपोर्शंस होती हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल एग्जिस्ट बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तीन पॉइंट्स के लिए, 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आप जो है वो 2 ट्राइंगल्स बना सकें। दो याद रखें, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हर 2 पॉइंट से एक यूनिक ग्रेट सर्कल पास होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उससे एक स्पेसिफिक ग्रेट सर्कल बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से आपके पास 2 ग्रेट सर्कल्स बन जाएँ। तो अगर 2 ग्रेट सर्कल्स बन जाते हैं तो हम फिर कह सकते थे कि हाँ जी कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन चूंकि 2 ग्रेट सर्कल्स नहीं बनेंगे, यानी 3 डिफरेंट पॉइंट से एक ही यूनिक सा ग्रेट सर्कल आपको मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर, यानी एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं बट
कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। तो सिमिलर ट्राइंगल एग्जिस्ट करती हैं बट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। मिसाल के तौर पर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, और इनके एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनकी साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शंस में लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए डैश एंड देन सी डैश देन बी डैश ए एंड बी एंड सी, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, इस प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपसे कहते हैं इन स्फेरिकल ट्राइंगल 2 और इवन 3 एंगल्स कैन बी राइट, 2 या 3 एंगल्स राइट एंगल हो सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर स्केच करके भी दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक और इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ट्राई रेक्टेंगुलर स्फेरिकल ट्राइंगल। अब सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक स्फेयर और यहाँ पर आपने ऐसे कर इसमें एक्सेस भी ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी एंड सी, और यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर आपने एक स्फेरिकल ट्राइंगल भी बना ली। अब इस स्फेरिकल ट्राइंगल की एक ख़ास बात यह है कि इसका हर स्फेरिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा और इसकी हर साइड भी जो है वो 90 डिग्री की होगी। ठीक है जी। तो इस तरह के ट्राइंगल्स को जिसमें और 6 के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली रेक्टेंगुलर हो, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है जी। तो ये कहलाती है रेक्टेंगुलर ट्राई रेक्टेंगुलर, सॉरी मैं रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं ट्राई रेक्टेंगुलर स्फेरिकल ट्राइंगल। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 राइट एंगल हो सकते हैं। ठीक है जी। यानी 180 डिग्री से वो ग्रेटर होगा ऑलवेज, और 540 से हमेशा वो लेस होगा। ठीक है। तो आप नोट करें तो यहाँ पर ए बी सी, जैसे कि मैंने बताया, टेक द सेंटर ऑफ स्फेयर एज अ ओरिजिन हमने दे दिया। टेक ओ एक्स वाई जी एज अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, ओ एक्स ओ वाई ओ जी कोऑर्डिनेट एक्सेस, इंटरसेक्टिंग द स्फेयर ए बी सी, वो ए और बी और सी पर स्फेयर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड ये स्फेयर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, ए बी बी सी और ए सी को ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन करते हैं, तो जो ट्राइंगल बनती है वो स्फेरिकल ट्राइंगल है। और इस स्पेसिफिक स्फेरिकल ट्राइंगल की खुसूसियत ये है कि इसमें तमाम एंगल्स जो हैं स्फेरिकल एंगल वो भी 90 डिग्री हैं, और तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि अब इस स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा था कि एरिया होता है ई आर स्क्वायर। ई क्या चीज़ है? स्फेरिकल एक्सेस। तो पहला काम तो ये होगा, हम स्फेरिकल एक्सेस कंप्यूट करते हैं। तो स्फेरिकल एक्सेस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, 90 90 90, ये 270 डिग्री हो जाएगा। और ई निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, 270 डिग्री में से 180 माइनस करना होता है, क्योंकि ई के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 180 डिग्री। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 270, इसमें से 180 माइनस कर दें 90, और उसको रेडियन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं π/2। तो इसका जो एरिया है वो एरिया बेसिकली इक्वल होगा ई आर स्क्वायर। ई जो है वो बेसिकली π/2 है और ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे रेडियस चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपके पास एरिया ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल भी चेंज होता रहेगा। ठीक है जी। तो ये बात बड़ी कॉमन है कि स्फेरिकल, ये आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक बलून है, एक ऐसे कर आपने एक बलून ले लिया, और इस सपोज़ कीजिए कि इस बलून के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, और इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर क्या बना लिया, एक ग्रेट सर्कल बना लिया, वो एक स्फेरिकल ट्राइंगल बना लिया। अब इस बलून को जैसे जैसे आप ब्लो करेंगे तो ये बलून जो है वो बेसिकली ये जो बलून है ये बेसिकली बलून बड़ा हो जाएगा, और ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी आपके पास एक बिग ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है जी। तो याद रखना है आपने कि उसका जो भी एरिया निकलेगा वो उस बलून के आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बलून बड़ा हो जाएगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो उसका इस स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया भी बढ़ जाएगा। तो स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया होता है, ये होता है π/2 आर स्क्वायर। एक सिंपल सी फार्मूला है, और आई होप कि आपको उसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो आंसर मैंने निकाला है, मिसाल के तौर पर दिस इज़ ऑल्सो द एरिया ऑफ अ स्फेयर इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ये जो मैंने आंसर निकाला है ये πr² जो होता है ये आपके कहलाता है एरिया ऑफ अ स्फेयर। अगर उसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर निकलता है π/2 आर स्क्वायर। तो हमने अपनी सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था कि अगर आप फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर जो है वो एरिया कंप्यूट करें तो वो बेसिकली πr², यानी एरिया ऑफ अ स्फेयर इन फर्स्ट ऑक्टेंट इज़ इक्वल टू π/2 आर स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वो π/2 आर स्क्वायर वो भी यही है जो ट्राई रेक्टेंगुलर स्फेरिकल ट्राइंगल के लिए हमने यहाँ पर बनाया था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जो स्फेरिकल ट्राइंगल है वो और स्फेरिकल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी।
इन केस अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।